विजय राठी ने बड़ा सामान्यीकरण करने की कोशिश की। ठीक है, हम उनकी इस पार्टी की स्थिति समझते हैं इस वक्त। मैं उनको एक घटना याद दिलाई देता हूं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। उससे उनको समझ आ जाएगा कि राजनीति कैसे होती है। ये कह देना सबको अपना अपना अधिकार है, सब करते हैं अच्छा होगा, ये सत्यनारायण कथा नहीं हो रही, सियासत है मेरे भाई। नावेद भाई को भी स्मरण होगा, ओपी सिंह जी को भी स्मरण होगा। मुलायम सिंह की रैली में कल्याण सिंह चले गए, मुलायम सिंह ने एक टोपी उनको पहना दी और गले कौरी भर ली। क्या इतने हुआ था? इससे ज्यादा नहीं हुआ था। फोटो छप गई, दिख गई। बैठे ठाले कांग्रेस 21-22 सीट जीत गई थी लोकसभा में। जीत गई थी कि नहीं नावेद बाबू, बोलो। सियासत इसको कहते मेरे भाई। प्राणियों में सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये सियासत थोड़ी ना है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। कांग्रेस ने वो गलती की कि वो समझ गए कि ये राहुल गांधी का पुरुषार्थ है। मैंने तब भी कहा था राहुल गांधी का पुरुषार्थ नहीं है, ये इस समीकरण की देन है कि सपा डूब गई। और अगले चुनाव में राहुल गांधी का पुरुषार्थ दिख गया था उत्तर प्रदेश में। इसलिए सियासत ऐसे भी चलती है ना। इस बात को भी दिमाग में रखिए। ओपी सिंह जी, मंडल कमीशन के समय कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया, उसने कांग्रेस के जन्म पत्र से अब 272 सीटों के योग को मेट दिया। इनके हॉरोस्कोप से 272 का मेट दिया योग। राजीव गांधी जिस दिन सदन में बोले, उस दिन से आज तक कांग्रेस 272 नहीं पाई। जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीसी। पिछड़ों की नाराजगी के कारण कांग्रेस के भाग्य से वो चीज हट गई। अब राहुल गांधी का सारा फोकस जो अभी दिख रहा है गुजरात से, जो समझ में आ रहा है, वो ओबीसी पर है। उस पर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो तीसरी धारा के क्षेत्रीय दल हैं, जो ज्यादातर अब इंडिया अलायंस में, वो प्रभावित होंगे अगर कांग्रेस ओबीसी ले पाई। और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा भी प्रभावित होगी, क्योंकि अंकगणित बताता है भाजपा का इमरजेंस और कांग्रेस का डिक्लाइन जो हुआ, उसमें ओबीसी वोट भाजपा की ओर आता गया। जैसे जैसे वैसे वैसे भाजपा मजबूत होती गई, कांग्रेस डिक्लाइन करती गई, और कुछ हिस्से में क्षेत्रीय दलपन पे। ओपी सिंह जी, आपकी सही विवेचना है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो जो क्षेत्रीय पार्टियां वो कमजोर होंगी, और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होगी तो ओबीसी भी सही कहा है आपने, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, सपा या हमारे पास, वो जहां जाएंगे वो पार्टियां मजबूत हो गई क्यों और टिकी क्यों है, अब उसके पीछे तो हम तर्क रखेंगे कि साहब मैंने ये किया वो किया, लेकिन वह जो ओबीसी मतदाता है वो भी समझ चुके हैं इस बात को कि हमारी भलाई कहाँ। और 2014 में उन्होंने जो विश्वास किया, उसके पहले तो हमारी कुछ नहीं थी, हम सरकार में थे नहीं, ना हम उनको कोई आश्वासन दे सकते थे, लेकिन 2014 में हमारे ऊपर विश्वास किया, और उसके बाद से लेकर आज तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या चुनाव परिणाम रहे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये बात चिंता का विषय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए क्यों है, दोनों के लिए कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि जो कहा जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से जो राजनीति रही उसमें परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, लेकिन अब वो चीजें बदल गई। परिवारवाद अपनी जगह पर, जातिवाद कायम है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और सनातन धर्म का घनघोर विरोध, ये जो दो चीजें थोड़ा सा उसमें जुड़ गई। कल जो राहुल गांधी ने कहा और खड़गे जी ने भी कहा, वो दोनों का मतलब एक है कि हमको लालू और समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है और हमें उभरना है। खड़गे ने पहले बयान दिया कि अब हमें
उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी को मजबूत करना है और अपने बलबूते चुनाव लड़ना है। कहा सीधे सीधे कहा उत्तर प्रदेश और बिहार। राहुल जी ने कहा कि अब तक जो हमारे पुरखे पुरनिया जो दलित मुसलमान और ब्राह्मण में उलझे थे, अब उसको छोड़ के ओबीसी पर आना है। तो दोनों का मकसद ये है। लेकिन कल राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, और जब वो बोलते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बात बोलेंगे जो पूरे देश में चर्चा के विषय बोलेगी। उन्होंने ये तो कहा कि ओबीसी को अब हमें लाना। एक और बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नायकों को भारतीय जनता पार्टी और संघ ने हड़प लिया। ये बात उन्होंने हमें समझ में आता सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिप्रेक्ष्य में बोले होंगे। और तीसरी बात, जब हम बोलेंगे तो कुछ अर्थ तो निकलेगा ही। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, कल उनसे बड़ा ज्ञाता कोई इस धरती पर है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं, कल का जो उनका जो बैठक हुई कि 1947 के बाद संविधान बना, वो गलत है। संविधान हमारा जो देश का हजारों साल पहले का है, उसमें गांधी जी, नेहरू जी, फूले जी, गुरु नानक जी और संत कबीर जी के विचार मिले हुए लीजिए। चौबे गए, छब्बे बने, दुबे बन के लौट आए। उन्होंने कहा सीधे इनकार कर दिया कि 1947 का यह संविधान नहीं। आपने किसका अपमान किया? बाबा साहब अंबेडकर का, जिसका संविधान जेबा में लेकर के आप घूमते हैं। दूसरी बात, ओबीसी को आपकी 75-78 में 58 साल आपकी सरकार रही। यह बात ठीक है कि 3.5 दशक से अधिक हो गया। जनादेश, लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। अब यह बात और है कि हम हार जाएं और आत्ममंथन करें और कहें कि साहब यादव और मुसलमानों का हर विधानसभा 20,000 वोट काट दिया गया, इसलिए हम हार गए। तो यह नहीं है। लेकिन जनादेश को आपको मानना पड़ेगा, चाहे हम हो। हम भी कई प्रदेशों में चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव हमें जो हमारी कल्पना थी उससे विपरीत गई। उत्तर पूरे देश में जितना, तो हम तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, हम अपनी कमियां मानते हैं। वो लोग जाने जो आत्ममंथन करते हैं कि साहब इसकी वजह से चुनाव हार गए, लूट लिया, जीत लिया, ईवीएम खराब हो गया, चुनाव आयोग गड़बड़ा गया, क्या हुआ। जब हम जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो साहब दूसरे मर दिया। तो जो कहा है, अब सोचने की बात ईडी गठबंधन को है। अच्छा, ईडी गठबंधन करेगी, क्या करेगी? दिल्ली की राजनीति कुछ, पश्चिम बंगाल की कुछ, बिहार की कुछ, यूपी की कुछ, मध्य प्रदेश की कुछ। आपने चुनाव हुआ देखा ना, जो ईडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ी, वही आदरणीय अखिलेश यादव सत्ता पिछाड़ लेकर के दिल्ली में जाकर कांग्रेस के पीछे पड़ गए और अपना दल को, आप पार्टी को समर्थन किया। ये बात सही तो नहीं है। ठीक, ईडी गठबंधन, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, बहुत जी भर के कौन एक दूसरे को गाली दिया। ठीक, ओपी सिंह जी आप भी रुकना होगा। रत्नाकर, अरे इनको विजय राठी को भी रोकिए, ओपी सिंह जी आप भी रुकिए। नावेश को बहुत सरल बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश के, मैं इशारों में बात नहीं करूँगा तो ठेठ व्यवहारिक बात करूँगा, है ना, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय टाइप का नारा नहीं लगाऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान को ये दिख जाए कि कांग्रेस के पीछे ओबीसी आ गया, तो मतलब जीत की स्थिति बन गई कांग्रेस की। तो मेरी छोटी समझ ये कहती है कि मुसलमान जैसे अभी अखिलेश यादव को वोट देता, वैसे ही झरा वोट यानी एन ब्लॉक वोट करने लगेगा कांग्रेस को। जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि इनके पास 50% आ गया ओबीसी, तो जैसे अभी अखिलेश यादव की पार्टी को 80% मुस्लिम वोट करता है, वैसी ही स्थिति बन जाएगी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी का तो पूर्व बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। नावेश को जी, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कांग्रेस इस बात को साबित कर सकती है या इस बात को प्रदर्शित कर पाए कि उसके साथ में एक बड़ा जनाधार पिछड़ों का है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमान जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ है, उसी तरह कांग्रेस के साथ आ जाएगा। 80-85% आ जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को इसलिए इग्नोर किया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने क्योंकि उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि उसको वोट देना बेकार साबित होता रहा बार बार। इसलिए समाजवादी पार्टी के पास एक छत्र ताकत मुसलमानों ने अपने वोट की दी।
लेकिन एक चीज को समझना होगा, पिछड़ों की राजनीति की बात हो रही है। इस देश में राष्ट्रीय दल दो ही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। और कोई भी राष्ट्रीय दल पिछड़ों के विश्वास के बिना सत्ता में कभी नहीं आ सकता। मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना पिछड़ों के, बिना दलित समाज के कभी सत्ता में नहीं आ पाई और दशकों तक तरसती रही सत्ता को, लेकिन सत्ता का मुंह नहीं देख पाई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें सबसे आगे संघ ने पिछड़ों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के रखा और वो बड़े क्रांतिकारी तौर से पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े शूरवीर साबित हुए। और तभी एक पिछड़ों का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना उसने शुरू कर दिया, जो आज भी वो बहुत ताकत के साथ में है। लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के बीच में आज देखिए होता क्या है कि पिछड़ों को साथ में लाने के लिए हमें कहीं ना कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहला ये कि अग्रिम पंक्ति में राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने पिछड़ों दलितों को आगे किया और उस वजह से एक विश्वास बना। उसके बाद आज की स्थिति में जब मोदी की भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत भी हो गई, तब भी उसने कहीं ना कहीं अब मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, निषाद का, उत्तर प्रदेश में निषाद के एक नेता, उनको कहीं ना कहीं अहमियत दी। पटेल जाति के नेता को, पार्टी को एक अहमियत दी। इसी तरीके से कुशवाहा जाति की एक छोटी सी पार्टी को अहमियत दी। इस तरह टुकड़ों में उसने अपने को स्थापित किया। इसी तरह से नीतीश बाबू जो हार भी जाते हैं, सीटें भी कम हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हम बना देंगे। इस तरीके से विश्वास पिछड़ों का जुड़ता है। जबकि आज की तारीख में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रही है। मैं किसी पार्टी की चाटुकारिता में ये नहीं कर रहा हूं, या मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया और पिछड़ों के छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेके तब उनको अपने साथ सम्मान दिया, जब उसकी अकेले की भी ताकत थी। इसलिए पिछड़ों का विश्वास उसके साथ जुड़ा। लेकिन आज जो पिछड़ों की पार्टियां हैं, चाहे उसमें लालू जी की पार्टी हो, चाहे उसमें मुलायम जी की पार्टी हो, उसके साथ में कांग्रेस का गठबंधन है। आज वो डंके की चोट पे कहते हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन परवान चढ़ रहा है। आप मुझे बताइए कि 43 सांसद कभी उत्तर प्रदेश की जमीन पर साथ में नजर आए? अगर आते तो इस मोदी योगी सरकार जो बहुत ताकतवर है, पसीने आ जाते। अगर 43 सांसद इकट्ठा नजर आते लखनऊ की जमीन पर या उत्तर प्रदेश की किसी भी जमीन में, एक भी साझा कार्यक्रम बता दीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया। ठीक है नावेद भाई, ठीक, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया कि एक भी दृश्य 4 जून के बाद से एक भी दृश्य ऐसा नहीं आया जिसमें सपा और कांग्रेस के सारे उस निर्वाचित सांसद उत्तर प्रदेश के किसी मसले पर एक साथ खड़े हुए हों एक मंच पर। ऐसा स्थिति नहीं आई। तो फिर केवल टीवी में कहने से कि नहीं नहीं हम लोग तो बहुत दो जिस्म एक जान हो गए हैं, बात बनती नहीं। ये बात दुरुस्त है और इससे मैं सहमत हूं। मेरे पास है